नमस्कार, प्रणाम। मैं विशु राय स्वागत करता हूं विश्व वारदात तक के एक और नए एपिसोड में। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। कुछ साथियों ने कमेंट किया था कि आजकल आपके वीडियो की नोटिफिकेशन समय से नहीं आ रही है, कई बार तो 2-2 दिन के बाद आ रही है। हो सकता है कि यूट्यूब के सर्वर में कोई प्रॉब्लम आई हो या फिर कुछ समस्याएं आ रही हों। एक बार पुनः आप लोग अपने अपने नोटिफिकेशन के बटन को चेक कर लें। अगर आप लोगों ने बेल आइकन के बटन को अभी तक प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लें। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि कई लोग बेल आइकन के बटन को नहीं दबाते हैं तो भी नोटिफिकेशन नहीं जाता है। रोजाना शाम 7:30 बजे हमारी वीडियो आती है। आप लोग बेल आइकन के बटन को दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी सुनने के बाद वाकई में आप सभी हैरान रह जाएंगे। कहते हैं कभी कभी इंसान के हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि इंसान को समझ में नहीं आता है कि वह क्या कर रहा है। आज की कहानी है छत्तीसगढ़ के रायपुर की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक परिवार रहता था, सच्चिदानंद का परिवार। सच्चिदानंद के परिवार में सच्चिदानंद, जो कि बैंक मैनेजर रहते हैं, बैंक मैनेजर के पद से रिटायर रहते हैं, उनकी पत्नी रहती हैं और उनका एक बेटा जिसका नाम प्रिंस रहता है। प्रिंस 12वीं की पढ़ाई कर रहा होता है। कुछ दिनों बाद उसकी 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो वह अपने पिताजी से बेंगलोर जाने के लिए कहता है। दरअसल प्रिंस और उसके साथी बेंगलोर से इंजीनियरिंग करना चाहते थे। बचपन से उसका शौक इंजीनियर बनने का रहता है। उसके पिताजी और उसकी माताजी तैयार हो जाते हैं और उसे बेंगलोर भेज देते हैं। रायपुर से वह एक ट्रेन पकड़ता है और दिल्ली जाता है। दिल्ली से वह ट्रेन बदलता है और दूसरी ट्रेन से बेंगलोर जाता है। उसी ट्रेन में, जिस ट्रेन से वह बेंगलोर जा रहा था, उसी ट्रेन में एक लड़की उसके सामने वाली बर्थ पर बैठी हुई थी। वह भी बेंगलोर एडमिशन के लिए ही जा रही थी। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। उसके गार्जियन से प्रिंस बातचीत करता रहता है। तभी पता चलता है कि दोनों बेंगलोर के एक काफी नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हैं। प्रिंस भी बताता है कि वह भी उसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहा है। अब प्रिंस और उस लड़की के पिता की नजदीकियां काफी बढ़ जाती हैं। दोनों में काफी तालमेल बैठ जाता है। दोनों बातचीत करने लगते हैं और बेंगलोर जाते हैं। अब बेंगलोर में दोनों का एडमिशन हो जाता है। लड़की का नाम प्रियांशी रहता है और दोनों ही सीएस ब्रांच में बीटेक सीएस ब्रांच से एडमिशन कराते हैं, यानी कि बीटेक में एडमिशन लेते हैं। एक ही क्लास रहता है, एक ही समय रहता है, एक ही जगह रहती है। अब दोनों पढ़ाई शुरू करते हैं। रोजाना की तरह आते जाते क्लास में दोनों की दोस्ती हो जाती है, प्रिंस और प्रियांशी की। अब दोनों बातचीत करने लगते हैं, यहाँ तक कि फोन नंबर भी एक दूसरे का ले लेते हैं। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। अब कॉलेज की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। दोनों के बीच काफी गहरा प्यार हो जाता है। अब आए दिन बाहर होटलों में दोनों मिलने लगते हैं। पहला सेमेस्टर खत्म होता है, दोनों अपने अपने घर को जाते हैं। दिल्ली तक तो प्रिंस भी प्रियांशी के साथ जाता। उसके बाद वो अपने घर रायपुर चला जाता। कुछ दिनों बाद जब छुट्टियां खत्म हो जाती है तो दोनों दिल्ली में फिर मिलते हैं और बेंगलोर अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। अब जो लड़की होती है प्रियांशी, वो कहती है कि मुझे हॉस्टल अच्छा नहीं लगता है, मैं बाहर रहना चाहती हूँ। वहीं प्रिंस भी, उसे भी कॉलेज का जो हॉस्टल रहता है उसमें उसको काफी पाबंदियां नजर आती थी। अब वह बाहर रहने लगता है और बाहर बेंगलोर में एक जगह पड़ती है मजेस्टिक में वह एक फ्लैट लेता है। अब फ्लैट में दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। कई साल गुजर जाते हैं, यानी कि उनका बीटेक कंप्लीट हो जाता है और वह ट्रेन से घर जा रहे होते हैं और
एक ही बोगी में एसी थर्ड टायर में दोनों टिकट बुक कराते हैं। आमने सामने दोनों की सीट रहती है। अब जैसे ही रात होती है दोनों बातचीत करते रहते हैं और पता ही नहीं चलता दोनों की कब एक दूसरे के बाहों में आ जाते हैं। तभी टीटी टिकट चेक करने के लिए आता है और दोनों को दोनों का नाम लेता है। तभी दोनों की आंखें खुलती है और देखते हैं सामने टीटी खड़ा है। टीटी उन्हें डांट फटकार लगाता है और उनके परिवार वालों का नंबर मांगता है। अब लड़की डरते हुए अपने पिता का नंबर देती है। टीटी उसके पिता के फोन पे कॉल करता है और जो ट्रेन में चल रहा था उन दोनों के बीच उसकी हकीकत बताता है। पिता दिल्ली पहुंच जाते हैं दोनों से मिलने के लिए, अपनी बेटी और उसके प्रेमी प्रिंस से। दोनों से उनकी मुलाकात होती है और लड़की कहती है कि हाँ पापा, मैं प्रिंस से प्यार करती हूँ और हमारी मोहब्बत कई सालों से चल रही है। जो कि उसके पिता भी प्रिंस को काफी अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि कई बार वह मिल चुके थे। दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो लड़की का पिता है वह भी तैयार हो जाता है और जो लड़का रहता है प्रिंस, उसके पिता सच्चिदानंद, वह शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे। वह कहते हैं कि इतनी दूर मैं शादी करूंगा तो मेरी सेवा कौन करेगा। दोनों एक दूसरे से, लड़की के परिवार वालों के साथ प्रिंस शादी करके बेंगलोर में बस जाता है। उसके पिताजी और माताजी काफी नाराज रहते हैं। किसी तरह से उन्हें मनाकर शादी में ले जाया जाता है। अब वह अपनी प्रेमिका के साथ बेंगलोर में ही रहने लगता है। घर पर उसकी माँ और उसके पिताजी साथ रहते थे। उसके पिताजी सच्चिदानंद की उम्र करीब 60 साल थी और वहीं उसकी माता की उम्र करीब 55 साल थी। कुछ दिनों बाद उसकी माता बीमार पड़ जाती है। उसकी माँ बीमार पड़ जाती है। सच्चिदानंद किसी तरह से अपने पत्नी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। कई दिनों तक वह भर्ती रहती हैं। तभी हालत इतनी सीरियस हो जाती है कि उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। अब यह खबर सच्चिदानंद अपने बेटे को बताते हैं कि तुम्हारी माँ का देहांत हो गया है। प्रिंस छुट्टी लेकर अपनी पत्नी को लेकर घर आता है। दाह संस्कार करता है, अंतिम संस्कार करता है और 15 दिनों की छुट्टी न जाने कब बीत जाती है। अब समस्या ये थी कि पिताजी अकेले घर पर रहेंगे कैसे, यानी कि सच्चिदानंद अब घर पे कैसे रहेंगे। लड़का अपने साथ ले जाने के लिए पिताजी को तैयार हो जाता है, लेकिन पिताजी जाने को तैयार नहीं थे। उनको लग रहा था कि आज तक मेरी बहू उनके बेटे के साथ थी, आज तक उसने कभी घर पर कदम नहीं रखा, तो मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूं। वह जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं और फिर प्रिंस पास के ही कॉलोनी में एक महिला रहती थी जो सबके घरों में जाकर काम किया करती थी, चौका बेलन झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। उससे संपर्क करता है और खाना बनाने के लिए, झाड़ू पोछे के लिए अपने पिताजी के पास लगा देता है। छुट्टी खत्म होते ही वो बेंगलोर निकल जाता है। अब जो महिला थी उसकी उम्र 32 से 33 साल रहती है, करीब 34 से 35 साल रहती है और वह महिला वहां झाड़ू पोछा किया करती थी। सच्चिदानंद एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता पालते हैं जिसका नाम वह डोडो रखते हैं। उसी के साथ वह सुबह टहलने जाया करते थे, समय व्यतीत करते थे। अब एक दिन जब काम वाली घर पे सुबह काम कर रही थी तो सच्चिदानंद उसे बहुत ध्यान से देख रहे थे। अब सच्चिदानंद ध्यान से देखते हैं, जब भी वह खाना बनाती या फिर पोछा लगाती तो बहुत ध्यान से उसको देखते हैं। कई दिनों तक वह ऐसे देखते रहते हैं। उनके घर में एक टीवी लगी थी जिसमें वह कई तरह की फिल्में देखा करते थे। अब धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो रहे थे और उस काम वाली को हमेशा वह देखते थे। एक दिन काम वाली से वह कहते हैं कि तुम अगर मेरे साथ रहोगे, जैसा मैं कहूंगा वैसा करोगी, तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसा दूंगा, अपनी जमीन जायदाद भी तुम्हें लिख दूंगा।
अब काम वाली उसके लालच में आ जाती है और सच्चिदानंद के साथ गलत काम करने लगती है, संबंध बनाने लगती है। सच्चिदानंद को पता चलता है कि उसकी एक 14 साल की बेटी भी है। तभी वह कहते हैं कि तुम अपनी बेटी को मेरे पास ट्यूशन के लिए लगा छोड़ दो, मैं उसे हमेशा ट्यूशन पढ़ाया करूंगा। वह सोचती है कि इससे अच्छा क्या होगा, मेरी बेटी सच्चिदानंद के यहाँ ट्यूशन करेगी। वह अपनी 14 साल की लड़की को सच्चिदानंद के यहाँ ट्यूशन के लिए लगा देती है। जब भी वह शाम को स्कूल से आती, वह सच्चिदानंद के यहाँ ट्यूशन पढ़ती थी। सुबह में काम वाली के साथ अक्सर करके गंदी गंदी फिल्में दिखा करके उसके साथ सच्चिदानंद संबंध बनाया करता था। काम वाली को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती, सच्चिदानंद उसे पैसे भी दिया करता था। अब एक दिन शाम को जो काम वाली होती है वह बोलती है कि साहब आज शाम को मुझे लेट हो जाएगा घर आने पे। दरअसल जो काम वाली रहती है उसका पति मुंबई में लेबर का काम करता था, घर पर वह और उसकी बेटी से ही रहते थे। तो कहती है साहब आज बेटी को अपने पास ही रख लीजिएगा, मैं कल सुबह इसे ले जाऊंगी। रात में बेटी उसके पास रहती है। तभी वह अपनी बड़ी सी एलसीडी स्क्रीन पर गंदी मूवी देख रहा था। बेटी अचानक से 14 साल की जो लड़की रहती है अचानक से उसके कमरे में आ जाती है और वह भी देखने लगती है। तभी जो सच्चिदानंद रहते हैं उसको अपने पास बुलाते हैं और बैठा लेते हैं और मूवी दिखाने लगते हैं। वह जाने की कोशिश करती तो उसको जबरदस्ती पकड़कर अपने पास बैठा लेते हैं। अब उसको लालच देते हैं पैसे की, मोबाइल की। 14 साल की नाबालिग लड़की पैसे और मोबाइल के लालच में आ जाती है और उसके साथ भी वह गंदी इंग्लिश मूवी पिक्चरें दिखा करके संबंध बनाने लगते हैं। अब जब भी सच्चिदानंद का मन चाहता, दिल चाहता, वह उस लड़की के साथ संबंध बनाने लगते हैं। कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद जो काम वाली रहती है उसकी बेटी अपने माँ को बताती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। अब काम वाली परेशान हो जाती है, उसको काम पे जाना होता है। तभी वह डॉक्टर के पास अपनी बेटी को लिवा कर जाती है। डॉक्टर कुछ जांच लिखता है। जब जांच रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि वह 2 महीने की गर्भवती हो गई है। डॉक्टर जब यह बात काम वाली को बताता है तो वह हैरान रह जाती है, रोने लगती है। परेशान होकर वह अपनी बेटी को लेकर घर जाती है। काफी सोचती है, अपने बच्ची से पूछती है, लेकिन वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। अब काम वाली को गुस्सा आ जाता है, अपनी बेटी को मारना शुरू करती है और तब उसकी बेटी सारी हकीकत अपनी माँ को बताती है। वह मुझे गंदी गंदी फिल्में दिखाकर मेरे साथ गलत काम करता था। जब वह उसका बैग चेक करती है तो पता चलता है कि उसके बैग में एक महंगी सी मोबाइल भी थी जिसमें कई सारी अश्लील पिक्चरें और फोटोज भी थी। अब उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो अपनी बेटी को उसके मामा के घर भेज देती है। अगले दिन जब सुबह वह खाना बनाने जाती है तो देखती है कि उनका जर्मन शेफर्ड यानी कि डोडो और वह घर पर नहीं है, कहीं घूमने गए हैं। तभी वो अंदर जाती है और दूध गर्म करती है। दूध गर्म करने के बाद 2 ग्लास में दूध निकाल कर रख देती है, खाना बनाकर चली जाती है। अब कई दिनों तक वह उनके घर नहीं आती है। करीब 3 दिन हो जाते हैं। पड़ोसियों को लगता है कि कोई सच्चिदानंद के घर हलचल नहीं हो रही है, आजकल टहलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तभी कुछ पड़ोसी उनके घर जाते हैं, देखते हैं कि दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि कमरे में नग्न अवस्था में एक लाश पड़ी हुई है और जो डोडो है वह भी मरा हुआ है। अब पड़ोसी पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उधर पड़ोसी प्रिंस को यानी कि उसके लड़का जो बेंगलोर रहता था उसको फोन कर सारी जानकारी देते हैं। जब तक लड़का
रायपुर पहुंचता तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि जो डोडो और जो मालिक रहता है सच्चिदानंद, उसकी मृत्यु जहर से हुई है, जहर खाने से हुई है। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है, सभी से पूछताछ करती है। बेटे से पूछताछ करती है कि किसी के साथ इनकी दुश्मनी थी। बेटा कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे घर सिर्फ काम वाली आया करती थी, बाकी बहुत कम लोग आया जाया करते थे। उस पुलिस को शक होता है तो वह काम वाली को बुलाते हैं और पूछताछ करते हैं। जैसे तैसे करके काम वाली बात को टाल देती है। तभी कुछ लोग बताते हैं कि अक्सर करके उनकी बेटी उनके घर रुक जाया करती थी और सुबह में यह भी उनके साथ काफी देर तक रहती थी और कुछ न कुछ इन लोगों के बीच जारी रहता था। दरअसल पड़ोसियों को शक था कि जो सच्चिदानंद था वह अय्याश मिजाज का था, तो कहीं ना कहीं उसका अफेयर उस काम वाली के साथ था। अब पड़ोसी पुनः उस महिला को बुलाते हैं, काम वाली को बुलाते हैं और उससे सख्ती से पेश आते हैं, पूछताछ करते हैं। तो वह टूट जाती है और रोने लगती है और रो रो कर बताती है कि साहब, वह व्यक्ति इतना गिरा हुआ इंसान था कि उसने मुझे पैसों की लालच दी, घर मेरे नाम करने की लालच दी और मेरी मति मारी गई थी। मुझे समझ में नहीं आया और मैं उसके फेंके हुए जाल में फंस गई। वह आए दिन सुबह मेरे साथ संबंध बनाता था और जब भी मौका मिलता था तो उसकी गंदी नज़र मेरी बेटी पर भी रहती थी। वह मेरी बेटी के साथ भी गंदे गंदे काम किया करता था और वह मेरी बेटी को 2 महीने की गर्भवती बना चुका है। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया कि वह हम दोनों के साथ लालच दे करके खेल खेल रहा है और मैंने उसके दूध में जहर मिलाकर खाना बनाकर उन खानों में जहर मिलाकर मैं वहां से चली आई थी ताकि मुझ पर कोई शक न करे। पुलिस जब इस हकीकत को सुनती है, इस सच को सुनती है, तो हैरान रह जाती है कि एक 60 साल का बुजुर्ग 14 साल की नाबालिग बेटी के साथ संबंध बनाता था, एक काम वाली के साथ संबंध बनाता था। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है धारा 302, 301 के तहत। उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज देती है और वहीं उसकी बेटी अपने मामा के घर चली जाती है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, ना कि आपको परेशान करना है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनके नाम है नासिर पठान, जो कि राजस्थान से हैं, अलवर राजस्थान से हैं। सोहन लाल सेठिया हैं, यह भी राजस्थान से हैं। मनोज प्रभाकर जी हैं, सतीश मिश्रा हैं, प्रियम गर्ग हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।